सोनपुर राज्य के एक गांव में सुखिया नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। सुखिया बहुत ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि जंगल में झोपड़ी बनाकर रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 20 वर्षीय बेटी चारुलता और उसकी पत्नी लाजवंती रहते थे। एक दिन लाजवंती अपने पति सुखिया से बोली, हमारी बेटी 20 वर्ष की हो चुकी है। हमारी बेटी की सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव में फैली हुई है। अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। तुम सही कहती हो लाजो। इसीलिए आज से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। अब से मैं जंगल में लकड़ियां ज्यादा काटूंगा। इतना बोलकर सुखिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। लाजवंती अपनी बेटी चारुलता से बोली, बेटी, घर पर पानी खत्म हो गया है। तू जाकर मटकी से तालाब से पानी भर ला। अपनी माँ की बात सुनकर चारुलता मटकी लेकर सीधे तालाब की ओर चली गई। तालाब के एक तरफ जहाँ खेत थे, वहीं दूसरी ओर सुंदर जंगल। चारुलता उस तालाब से मटकी में पानी भरने लगी। तभी उसके कानों में किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझे अपनी मटकी से पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चारुलता ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने घोड़े पर एक सुंदर राजकुमार खड़ा हुआ था। राजकुमार चारुलता को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अपने मन में बोला, हाँ, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। तभी राजकुमार से चारुलता बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया है। मैंने तुमसे अधिक सुंदर स्त्री अपने जीवन में नहीं देखी। सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि मन में होती है। इतना बोलकर चारुलता ने अपनी मटकी राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार एक ही सांस में सारा पानी पी गया, मानो कि बरसों का प्यासा हो। चारुलता मटकी में पानी दोबारा भरकर अपने घर की झोपड़ी की ओर जाने लगी कि तभी राजकुमार की आवाज पीछे से उसके कानों में टकराई। तुम कहाँ रहती हो? गरीब लोगों का ठिकाना कहीं नहीं होता, इसीलिए वो अक्सर तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। इतना बोलकर चारुलता वहां से चली गई। राजकुमार जयदेव चारुलता के पीछे जाने ही वाला था कि तभी एक सैनिक की आवाज उसके कानों में आई। राजकुमार जयदेव, आप कहाँ चले गए थे? अब हमें राजमहल पहुंचना है। राजकुमार जयदेव मन महसूस कर सीधा उस सैनिक के साथ राजमहल की ओर चला गया। इधर शाम के समय सुखिया चिंतित अवस्था में अपनी पत्नी से बोला, हाँ, सोचा था कि ज्यादा लकड़ियां काटूंगा तो ज्यादा आमदनी होगी, मगर आज तो उतनी लकड़ियां भी नहीं बिकी जितनी बिका करती थी। मुझे लगता है हमें सोनपुर राज्य के राजा से मिलना चाहिए। कहते हैं सोनपुर राज्य के राजा संग्राम सिंह प्रजा की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तुम सही कहती हो। हम कल ही सोनपुर राज्य के लिए रवाना हो जाएंगे लाजवंती। लेकिन एक समस्या है, हमारे पास वहां धर्मशाला में ठहरने के लिए धन नहीं है। इस संसार में जंगल ही एक ऐसा होता है जहाँ पर रुकने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम इस जंगल में रह रहे हैं, वैसे ही हम वहाँ भी जंगल में कोई न कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे।
अगले दिन सुखिया अपने परिवार को लेकर सोनपुर राज्य के लिए रवाना हो गया। इधर राजकुमार जयदेव बेचैनी के आलम में अपने महल में बने हुए सुंदर कक्ष में टहल रहा था। तभी एक सैनिक राजकुमार के पास आकर बोला, महाराज ने आपको याद किया है राजकुमार। ठीक है, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार महल के उस कक्ष में चला गया जहाँ पर उसके पिता राजा संग्राम सिंह अपने राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। राजकुमार अपने पिता की ओर देखकर बोला, आपने मुझे याद किया पिताजी। तुमसे कितनी बार कहा है जयदेव कि जब हम अपने राजमहल के मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करें तो आप हमें पिताजी मत कहा करिए, बल्कि महाराज कहा करिए। जो नियम हमारी पीढ़ियों के जमाने से चला आ रहा है वो बदल नहीं सकते हैं, समझे आप? क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि कल तुम जब से यात्रा से लौटे हो तब से कुछ खोए खोए से हो। ऐसा नहीं है महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर तुम्हें यह क्यों नहीं याद रहा कि आज की बैठक में तुम्हें भी शामिल होना था? मुझे सैनिक के जरिए तुम्हें बुलवाना पड़ा। मत भूलना राजकुमार कि तुम आने वाले कल के राजा हो। जब तुम ही नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर आम नागरिक नियम का पालन क्यों करेगा? क्षमा कीजिए महाराज। इतना बोलकर राजकुमार जयदेव वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर उसी तालाब के किनारे चला गया। वो चारुलता को पागलों की तरह ढूंढने लगा, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। राजकुमार अपने आप से बोला, मुझे उस सुंदर कन्या से पहली ही नजर में प्रेम हो गया है। मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं अपने प्रेम को खोजकर ढूंढ निकालूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने महल की ओर वापस चला गया। इधर सुखिया सोनपुर राज्य के सीमा से अलग हटकर एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो अपनी पत्नी से बोला, लाजवंती, आज मैं महाराज संग्राम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो हमारी सहायता कर दे। इतना बोलकर सुखिया सीधे राजमहल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर में वो राजमहल के अंदर राजा संग्राम सिंह के सामने खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ महाराज। मेरी एक पुत्री है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसके हाथ पीले कर सकूं। महाराज, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ धन दें, जिससे कि मैं अपनी पुत्री के हाथ पीले कर सकूं। मुझे प्रजा की सहायता करने में बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन मैं बगैर छानबीन के किसी की भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग झूठ बोलकर मुझसे धन ले जाते हैं। पहले मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। आप जैसी छानबीन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपकी राज्य की सीमा से सटे हुए जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं किसी धर्मशाला में ठहर सकूं महाराज। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम कल ही अपने पुत्र राजकुमार जयदेव को कुछ सैनिकों के साथ तुम्हारी झोपड़ी में भेजेंगे, और तुमने जो कहा है अगर वो सत्य निकला तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, और अगर वो झूठ निकला तो हम तुम्हें सरेआम फांसी पर लटका देंगे। इतना कहकर सुखिया राजमहल से चला गया। अगले दिन राजा संग्राम सिंह राजकुमार जयदेव से बोला, जयदेव,
कुछ सैनिकों को लेकर महल की सीमा से सटे हुए जंगल की ओर निकल जाओ। देख कर आओ कि वहां पर कोई झोपड़ी बनी हुई है या नहीं। अगर बनी है तो तुम्हें वहां पर एक लकड़हारा मिलेगा, जिसका कहना है कि उसके पास उसकी पुत्री के हाथ पीले करने के लिए धन नहीं है। जाओ, जाकर सच्चाई का पता लगाओ। राजकुमार जयदेव उसी समय सैनिकों को लेकर निकल गया। कुछ देर में वो उस झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर झोपड़ी के बाहर खेतों में चारुलता पर पड़ी। राजकुमार जयदेव तुरंत घोड़े से उतरकर चारुलता के पास जाकर बोला, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आप राजकुमार हैं, भला राजकुमार एक गरीब स्त्री को क्यों ढूंढेगा? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये सुनकर चारुलता बुरी तरह से घबराते हुए बोली, जरा धीरे बोलिए, कहीं आपकी बात आपके सैनिकों ने सुन ली और महाराज को बता दिया तो महाराज मेरे पूरे परिवार को ही जान से मार देंगे। तभी वहां पर सुखिया और उसकी पत्नी लाजवंती आकर खड़े हो गए। सुखिया हाथ जोड़ता हुआ राजकुमार जयदेव से बोला, यही है मेरी पुत्री। इसी के हाथ पीले करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। मैं इसीलिए मदद मांगने के लिए आपके पिता महाराज संग्राम सिंह के पास गया था। आप स्वयं देख लीजिए कि मैं किस स्थिति में रह रहा हूँ और कितना गरीब हूँ। राजकुमार जयदेव सुखिया की ओर देखकर बोला, आपको अपनी पुत्री के लिए वर देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे इससे पहले ही नजर में प्रेम हो गया है। क्या आपको मेरे प्रेम से कोई एतराज है? राजकुमार जयदेव की बात सुनकर सुखिया और लाजवंती हैरत से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी महाराज। ये सुनकर चारुलता बुरी तरह से शर्मा गई और वहां से चली गई। मगर राजकुमार जयदेव नहीं जानता था कि उन सैनिकों में से एक सैनिक जो कि राजकुमार जयदेव के साथ हमेशा चलता था, राजा संग्राम सिंह ने जयदेव के ऊपर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। वो सैनिक राजकुमार की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। राजकुमार कुछ देर में चारुलता से बात करके वहां से चला गया और उस दिन के बाद राजकुमार जयदेव और चारुलता के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। राजकुमार जयदेव रोज चारुलता से मिलने के लिए आने लगा। एक दिन चारुलता राजकुमार जयदेव से बोली, हमें इस तरह से मिलते हुए काफी समय हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने पिता से हमारे विवाह की बात करनी चाहिए? तुम सही कहती हो चारुलता। मैं रोज पिताजी के सामने अपने विवाह की बात करने के लिए जाता हूं, मगर न जाने क्यों मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपको अपने प्रेम पर भरोसा करना चाहिए। मैंने सुना है सच्चे प्रेमियों को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है अगर आपका और मेरा प्रेम सच्चा है और पवित्र है तो महाराज आपकी बात को जरूर मानेंगे। मैं कल ही पिताजी से विवाह की बात करूंगा। अगले दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा संग्राम सिंह जयदेव की बात सुनकर क्रोधित होकर बोले, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मैंने तुम्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा था, ना कि गरीब लकड़हारे की पुत्री से प्रेम करने के लिए। राजकुमार जयदेव बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, पिताजी, आपको कैसे पता चला कि मैं उस लकड़हारे की पुत्री चारुलता से प्रेम करता हूं? तुम्हें क्या लगता है जो सैनिक तुम्हारे साथ चलते हैं वो मुझे कुछ नहीं बताते? उन्हीं सैनिकों में मेरा एक जासूस सैनिक भी है जिसे मैं तुम पर नजर रखने के लिए रखता हूं। ये सुनकर
राजकुमार जयदेव क्रोधित होकर अपने पिता से बोला। पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं और होने वाला राजा। आपने मेरे पीछे एक शत्रु की तरह एक जासूस लगा रखा है। बकवास मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब की पुत्री से प्रेम करने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और साथ ही साथ उस लकड़हारे की पुत्री को भी इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर राजा ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों से कहा, राजकुमार जयदेव को गिरफ्तार कर लो। एक सैनिक बड़ी हिम्मत करके राजा संग्राम सिंह से बोला। महाराज, राजकुमार जयदेव आपके पुत्र हैं, इस राज्य के होने वाले राजा। राजा का पुत्र हो या पुत्री, कोई भी इस राज्य के कानून से ऊपर नहीं है। गिरफ्तार कर लो इन्हें और उस लकड़हारे की बेटी को भी गिरफ्तार करके ले आओ और इन दोनों को कारागार में डाल दो। सैनिक ने राजकुमार जयदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर में एक सैनिकों की टुकड़ी सुखिया की झोपड़ी में पहुंच गई। सैनिकों को देखकर सुखदेव पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या क्या हुआ? आप मेरी झोपड़ी में ये क्या तलाश कर रहे हैं? तुम्हारी पुत्री चारुलता कहाँ है? वो बाहर खेतों में है। लगता है राजकुमार जयदेव का इंतजार कर रही होगी। उसे हम राजकुमार जयदेव के पास ही ले जाने के लिए आए हैं। अब बस अंतर इतना है कि राजमहल में नहीं बल्कि राजमहल के कारागार में। इतना बोलकर वो सैनिक बाहर निकल गए और राजकुमारी चारुलता को गिरफ्तार करके सीधे राजकुमार जयदेव के साथ कारागार में डाल दिया। सुखिया तुरंत राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। राजकुमार जयदेव और मेरी पुत्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आपको उनके प्रेम से ऐतराज है तो उन्हें कारागार में नहीं डालिए। मैं अपनी पुत्री को इस राज्य से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम्हें सोचना चाहिए था लकड़हारे कि तुम एक लकड़हारे हो और राजकुमार जयदेव आने वाले कल के महाराज। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजकुमार जयदेव से हो जाएगा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। मुझे और मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए और राजकुमार जयदेव को भी क्षमा कर दीजिए। राजकुमार जयदेव को तो हम कुछ दिन कारागार में बंद रखने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी पुत्री को सरेआम फांसी पर लटका देंगे ताकि कोई और गरीब की पुत्री राज्य के राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखे। महाराज, गलती मेरी है। मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। मुझे ही उस समय राजकुमार जयदेव से मना कर देना चाहिए था। इसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी जीते जी मर जाएगी महाराज। राजा बहुत गहरी सोच में सुखिया को गौर से देखता हुआ बोला, एक शर्त है, मैं तुम्हारी पुत्री की जान बचा सकता हूं। तुम्हें यहां से कुछ दूर एक जंगल में जाना होगा जहां पर एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। कहते हैं कि उस सिद्ध पुरुष के पास एक ऐसी तलवार है जो किसी राजा के पास आ जाए तो उस राजा को कोई नहीं हरा सकता, मगर वो इतनी आसानी से तलवार किसी को देते नहीं। मैं किसी भी तरह से वो तलवार आपके सामने ले आऊंगा महाराज। और अगर तुम ऐसा करने में असफल हो गए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। जाओ, अब तुम जा सकते हो। सुखिया उसी समय उस जंगल की ओर निकल गया। 3 दिन लगातार चलने के बाद वो उस गुफा के पास पहुंच गया। कुछ देर बाद वो गुफा के अंदर चला गया, जहां पर सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे। कौन हो तुम? सुखिया सारी घटना सिद्ध पुरुष को बताते हुए बोला, मुझे ये तलवार दे दीजिए। सिद्ध पुरुष मुस्कुराते हुए सुखिया की ओर देखकर बोले, उस राजा को ये तो पता है
कि ये तलवार जिस भी राजा के हाथ में आती है तो उसे कोई पराजय नहीं कर पाता, मगर उसे ये नहीं पता कि जो भी राजा इस तलवार को पकड़ता है उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। क्या अब भी तुम ये तलवार राजा को देना चाहते हो? सुखिया एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सोचते हुए बोला, नहीं, जो तलवार महाराजा को मार दे, मुझे ऐसी तलवार नहीं चाहिए। भले ही राजा संग्राम सिंह मेरे और मेरी बेटी के प्राण क्यों ना ले ले, मगर मैं राजा के प्राण बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। इतना बोलकर सुखिया वहां से सीधा राजमहल की ओर चला गया। सुखिया को खाली हाथ देखकर राजा क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे हाथ में मुझे वो तलवार नहीं दिख रही, कहाँ है वो तलवार? सुखिया राजा को कुछ बताने ही वाला था, तभी राजा क्रोधित होता हुआ बोला, अब तुम्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा लकड़हारे, सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। कुछ ही देर में सैनिकों ने बेचारे लकड़हारे को फांसी पर चढ़ा दिया। राजा संग्राम सिंह ने सुखिया लकड़हारे के मरने के बाद सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राजकुमार जयदेव और चारुलता को मेरे सामने ले आओ। सैनिक चारुलता और राजकुमार जयदेव को राजा के सामने ले आए। अपने पिता का शव देखकर चारुलता फूट फूट कर रोने लगी। राजा संग्राम सिंह चारुलता से बोला, तुम्हारे पिता को मैंने एक मौका दिया था तुम्हें बचाने का, लेकिन ये नाकामयाब हो गया। तभी वहां पर कुछ देर बाद वही सिद्ध पुरुष जिससे मिलने सुखिया गया था, वहां पर आकर राजा से बोले, तुम्हारी जान बचाने के लिए ये बेचारा व्यक्ति उस तलवार को नहीं लाया और तुमने इसकी ही जान ले ली। ये सुनकर राजा संग्राम सिंह पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने इस व्यक्ति से कहा था कि ये तलवार जिस राजा के हाथ में आती है उस राजा की कुछ समय बाद मौत हो जाती है। बेचारा कहने लगा, मैं ऐसी तलवार को अपने राजा के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उनकी मृत्यु का कारण बने। इतना बोलकर वो सिद्ध पुरुष वहां से चले गए। तभी राजकुमार जयदेव राजा की ओर देखकर बोला, धिक्कार है आप पर पिताजी, और धिक्कार है ऐसे राज्य पर। मैं अभी और इसी वक्त अपना राजसी जीवन त्यागता हूं। मैं चारुलता को लेकर यहां से जा रहा हूं। आप जीवन भर अब यही सोचकर पछताते रहना कि आपने जल्दबाजी में और सत्ता के नशे में चूर होकर एक निर्दोष की हत्या कर दी और अपने पुत्र को भी गंवा दिया। इतना बोलकर राजकुमार जयदेव चारुलता का हाथ पकड़कर राजमहल से निकल गया और उसी जंगल में चारुलता की मां लाजवंती के साथ आम व्यक्तियों की तरह जीवन बिताने लगा। राजा संग्राम सिंह के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।